नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, शनिवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती कृतज्ञ देशवासियों के साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में राष्ट्रीय लोकदल जिला इकाई द्वारा भी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हुए एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान परिवेश में चौधरी चरण सिंह के विचारों की प्रासंगिकता पर वक्ताओं द्वारा विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह पटेल ने चौधरी चरण सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का उपस्थित जनों को संकल्प दिलाया। वहीं पार्टी जिला अध्यक्ष श्री शंकर पांडे ने किसानों के मसीहा माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा देश को दिए गए योगदान पर बल देते हुए उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग की। गोष्ठी को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि चौधरी साहब जातिवाद के घोर विरोधी थे। उन्होंने आखिरी समय तक गरीब किसान और दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते रहे। वे नायक नहीं बल्कि जन नायक थे, जिन्हें ये देश कभी भुला नहीं सकता। इसके अलावा इस मौके पर कई वक्ताओं ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए उनके विचारों को एक दूसरे के बीच साझा किया। गोष्ठी संपन्न होने के बाद युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह पटेल ने मीडिया से क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज इस देश के सबसे बड़े किसान नेता श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह साहब की 121वीं जयंती राष्ट्रीय लोकदल जनपद मिर्जापुर के तत्वाधान में संपन्न हुई है। हमारे जिला अध्यक्ष की देखरेख में चौधरी साहब की प्रतिमा के सामने हम लोगों ने हवन पूजन किया, मंत्रोच्चारण के साथ उनके पूजा अर्चना की है। उसके पश्चात इस प्रांगण में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं और समान विचारधारा के लोग उपस्थित थे। उनके मध्य चौधरी साहब की विचारधारा वर्तमान समय में प्रासंगिकता विषय पर विचार गोष्ठी हुई है कि वर्तमान समय में चौधरी चरण सिंह की विचारधारा की प्रासंगिकता क्या है। इस विषय पर हमारे वरिष्ठ जनों ने भी विचार रखे और निश्चित तौर पर नए पुराने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन हुआ है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह भारत देश किसानों का देश है, गरीबों का देश है और इस देश की 70% आबादी कृषि पर आधारित है। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा खेती किसानी से निकलकर सदन के पटल तक पहुंचने की विचारधारा है और निश्चित तौर पे जब तक गांव का व्यक्ति गांव में रोजगार नहीं पाएगा तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी, चाहे कोई जतन कर लीजिए। इसी सब विषयों को लेकर विचार गोष्ठी हुई है और हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं आदरणीय श्री शंकर पांडे जी की अगुवाई में जनपद मिर्जापुर में संगठन को और चुस्त दुरुस्त किया जाए। हमारे साथ मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह पटेल जी हैं। हम सारे लोग मिलकर के ये संकल्प लिए हैं आज के दिन कि सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना एफर्ट लगाएंगे और खरवास मास चल रहा है, हिंदू मैथोलॉजी में इसका थोड़ा सा वो महत्व है। तो 15 जनवरी के बाद हम लोग एक खुला जिला कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे ही इसी प्रांगण में, फिर आप लोगों को और विस्तृत जानकारी दी जाएगी। रविंदर जी, चूंकि आप प्रदेश स्तर पर नेतृत्व करते हैं तो एक सवाल तो बनता है कि संसद से 146 सांसदों को निलंबित किया गया है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, सच मायने में तो इस पर एक ही बात कहना चाहिए और मैं कहना भी चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस गंभीरता का आचरण उनको प्रस्तुत करना चाहिए, निश्चित तौर पे वो अपने सामने विपक्ष को देखना नहीं चाहते हैं। वो विपक्षियों को अपना विरोधी मानते हैं, जबकि लोकतंत्र में निश्चित तौर पे इसके दुर्गामी बड़े ही नकारात्मक परिणाम आएंगे। हमारा इतिहास, हमारे देश का इतिहास रहा है कि देश की आज़ादी के बाद एक समय ऐसा था कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी जनमत के साथ सदन में समावेश किया था, लेकिन उस समय इसी भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद को इंदिरा गांधी ने अपने सांसदों से इस्तीफा दिलवा करके बुलाया था। जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक सत्ता पक्ष को सामाजिक आईना कौन दिखाएगा। और हमारे यहाँ तो बड़े हमारे पुरखों ने और बड़े बड़े कवियों ने कहा, निंदक नियरे राखिए। तो निंदक विरोधी नहीं होता है, समाज का आईना मोदी जी तक पहुंच नहीं रहा है। जो मोदी जी का प्रशासनिक तंत्र है वो निश्चित तौर पे उनको सिर्फ मीठी और लाई चुपड़ी बातें बता रहा है। निश्चित तौर पे उन्होंने अपने जो चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, अगर उसको पूरा कर दें तो मैं समझता हूं कि देश को थोड़ी राहत मिल जाएगी। 2 करोड़ रोजगार की बात की, उसका कोई कुछ नहीं हुआ।
उन्होंने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, उसका कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा था एक सर के बदले, हेमराज के एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, उसका कुछ नहीं हुआ। आए दिन, कल भी पुंछ में 2 सैनिक मारे गए, 2 दिन पहले भी मारे गए। देखिए, कहने को बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने बेचने के काम करते हैं और सपनों के सौदागर हैं आदरणीय मोदी जी। और निश्चित तौर पे उन्हीं का अनुसरण हमारे प्रदेश के मुखिया भी कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरीके से, मैं लखनऊ में था 2 दिन पहले, जिस तरीके से बेरोजगारों में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, जिस तरह से सामाजिक न्याय का जो आरक्षण मिला हुआ था उसका उल्लंघन किया गया, निश्चित तौर पे खामियां बहुत सारी हैं। उन्हीं खामियों को हम जनता तक ले जाने के लिए आज इस विचार गोष्ठी से लोगों से चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि 5 राज्यों का रिजल्ट अभी बीते 4 दिसंबर को आया है। विपक्ष के कई नेताओं के द्वारा ईवीएम पर आरोप लगाया गया है। राष्ट्रीय लोकदल का ईवीएम को लेकर के क्या स्टैंड है, या आपका व्यक्तिगत क्या स्टैंड है, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जितने भी जनमत सर्वे हुए, जितने भी एग्जिट पोल आए, जितने भी पोस्टल वोटिंग हुई, उन सब में सत्ता पक्ष, जो आज का सत्ता पक्ष है, विजयी पक्ष है, वो सब हारे हुए लोग हैं। और ईवीएम का जब रिजल्ट परिणाम आता है तो उसके ठीक विपरीत आता है, तो यह समझ से परे है। मैं भी इस पक्ष का पक्षकार हूँ कि निश्चित तौर पे भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसकी पूरे विश्व में एक अपनी पहचान है। यहाँ पे अगर हम फिर से बैलेट की ओर जाए तो कोई बुराई नहीं है, चूंकि जो ईवीएम मशीन, जिस सबसे पहले जो विकसित देश हैं जहाँ पे ईवीएम मशीन का निर्माण हुआ, वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, मतलब इस बड़े बड़े देशों में भी बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। मैं समझता हूँ कि हमारा देश दूसरे विदेशियों के नकल करने में माहिर है, तो आदरणीय मोदी जी तो वैसे ही माहिर खिलाड़ी हैं, नकलची नंबर 1, तो उनको नकल करना चाहिए और बैलेट पेपर से करना चाहिए। दूसरी एक बात कि आपने पूछा कि मेरी क्या राय है, तो मेरी राय ये है कि निश्चित तौर पे मोदी जी ने झूठ और फरेब का एक ऐसा जाल बुन करके देश में अपने पक्ष में 35 से 40% मतदाताओं को अपने पक्ष में कर रखा है। विपक्ष को भी बड़ा हृदय करते हुए एक बड़ा गठबंधन बनाना चाहिए, जैसे 1989 में बना था, और अपने आपसी मतभेद और मनभेद को मिटा करके, निजी स्वार्थ को मिटा करके, जनता के मुद्दे पे, लोकतंत्र के मुद्दे पे और देश के मुद्दे पे विपक्ष को संगठित होकर के काम करना चाहिए। निश्चित जानिए कि 2024 में विपक्ष की सरकार बनेगी। और हम विपक्ष, बार बार विपक्ष क्यों कह रहे हैं, हम जनता की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। 2024 में जनता की सरकार बनेगी। जी, थैंक यू।